नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषि मिश्रा इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ में आज आपका स्वागत करता हूं एक करंट इशू पे जो कि यूरोप और एशिया के साथ साथ पूरे विश्व की राजनीति और जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा आने वाले कई वर्षों में। जी हाँ, ये प्रसिद्ध इमारत आप देख सकते हैं, ये हेजिया सोफिया का म्यूजियम है जो फिर से मॉस्क में कन्वर्ट किया जा चुका है। इस इमारत का इतिहास बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। ठीक है, सबसे पहले 6ठी शताब्दी में जस्टिनियन वन करके एक एम्परर हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने जब आप विश्व इतिहास को पढ़ते हो और उसमें एंशियंट एरा में जाते हो तो सबसे पहले ग्रीकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ग्रीक से जीत करके ग्रीक और आपने पर्शियन अंपायर के बीच में लड़ाइयाँ देखी होंगी, जैसे 300 मूवी आपने देखी है, राइज ऑफ एन अंपायर और दोनों पार्ट। तो उसमें बेसिकली दिखाया है कि उस समय ग्रीक और पर्शियन पावर के बीच में लड़ाई थी। उसके बाद आते हैं रोमन। तो रोमन साम्राज्य आगे चल करके वेस्ट और ईस्ट में बढ़ जाता है। वेस्ट की राजधानी रोम हो जाती है और ईस्ट की राजधानी हो जाती है कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, इसे कहा जाता है हिंदी में कुस्तुतुनिया और इस शहर का आज नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल आपको पता होना चाहिए कॉमर्शियल कैपिटल है टर्की की। जैसे भारत की कॉमर्शियल कैपिटल कौन सी है? मुंबई। और अमेरिका की कौन सी कॉमर्शियल कैपिटल है? आप में से कोई जवाब देगा। तो जस्टिनियन ने 6ठी शताब्दी में, ये बाइजेंटीन अंपायर था, ठीक है, बाइजेंटीन के नाम से जाना जाता था। जस्टिनियन ने इसे एक चर्च के रूप में बनवाया था। सबसे पहले 6ठी शताब्दी में एक चर्च के रूप में बनवाया। 1453 में एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना होती है, चाहे आप वर्ल्ड हिस्ट्री की मानो चाहे आप उसे मॉडर्न एज की मानो, कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे पहली बार इस्लामिक ताकतों का कब्जा हो जाता है। जो रोमन साम्राज्य है वो खत्म हो जाता है और तब उस समय जो ऑटोमन राजा रहता है, ऑटोमन साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये खत्म हुआ था साम्राज्य। ये मुसलमानों का सबसे बड़ा साम्राज्य था जिसने टर्की समेत बहुत बड़े हिस्से पे वेस्ट एशिया के राज किया था काफी 100 सालों तक। ठीक है, 400-500 सालों का इतिहास है, किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे। तो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे अरबों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, इस्लामिक पार्ट्स का कब्जा हो जाता है। तो इस पूरे के पूरे चर्च को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और मॉस्क में कन्वर्ट करने के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा आते हैं तो वो इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट करा देते हैं और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसीलिए यूनेस्को भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है और क्रिश्चियन देश तो नाराज़ ही नाराज़ हैं टर्की से कि भाई आपने ऐसा किया क्यों, जब आपको पता है कि सबसे पहले ये एक चर्च था, फिर चलिए एक मॉस्क बना। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या था कि इसको एक म्यूजियम बने रहने देते, यहाँ पे चर्च को मानने वाले भी आते और मॉस्क को मानने वाले भी आते। हेजिया सोफिया में ये टॉप 10 मोस्ट विजिटेड इमारतों में से एक है दुनिया में। ठीक है, यहाँ हर साल 37 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। तो सोचिए, टर्की तो अच्छा खासा यहाँ से पैसा भी कमा रहा था, लेकिन जब इंसान का दिमाग खराब होता है तो वो रसब तैयब अर्दोआन हो जाता है। खैर, टर्की ऐसा नहीं था। टर्की के जो फाउंडिंग फादर हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। तो पहले टर्की का नक्शा देख लेते हैं। मैंने देखिए मैप में आपको जो मैपिंग कराई थी चोक पॉइंट्स की, उसमें मैंने बताया था ये रहा इस्तांबुल और यहाँ से कौन सी स्ट्रेट आती है? बॉस्फोरस स्ट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। टर्की यूरोप को एशिया से जोड़ता है। ठीक है, और 97% ये टर्की का हिस्सा एशिया में आता है और 3% हिस्सा जिसमें इस्तांबुल है वो आता है यूरोप में। टर्की नाटो का एक मेंबर भी है, तो ये इकलौता ऐसा एशियन देश है जो कि नाटो का भी सदस्य है ना। और पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाला और जो वेस्टर्न रोमन सिविलाइजेशन था उसको पर्शियन एम्पायर से जोड़ने वाला यही देश है। इसी रास्ते से अलेक्जेंडर भारत आया। तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ था तो ये पूरा का पूरा रास्ता खत्म हो गया था। भाई यहाँ से एंट्री ब्लॉक हो गई, तो ना कोई इधर से आ सकता है ना कोई इधर से आ सकता है। तब यूरोपियंस ने 1498 में 1453 से यूरोपियंस ने शुरू कर दिया था कि भारत जाने का रास्ता ढूंढो। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के पोर्ट पे आता है। वास्को डी गामा वैसे आया किसके साथ था? आप में से कोई बताएगा क्या? अब हम जानते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में। इनको प्यार से सब लोग अतातुर्क कहते थे इनके सम्मान में। अतातुर्क का मतलब क्या होता है? अतातुर्क का मतलब होता है फादर ऑफ नेशन। जैसे भारत में महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था? जब वो भारत से जा चुके थे। जापानीज की मदद से जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी तो उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो से ये बात कही थी, फादर ऑफ द नेशन। अब ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे
भारत में आपने सुना होगा 1920s में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई तो उसके साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या था, तो देखिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तो आप उसे विश्व इतिहास से भी कनेक्ट करके देख सकते हो। खिलाफत आंदोलन क्या था, इस्लाम में जो सबसे बड़ा उनका धार्मिक गुरु होता है उसे कैलिफेट कहा जाता है। खलीफा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कैलिफेट कहते हैं। तो जो कैलिफेट होता है, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो उसे अपना नेता, अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। अब हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 3 अंपायर्स खत्म हुए। एक अंपायर का नाम तो मैंने बता दिया, ऑटोमन अंपायर, बाकी दोनों का नाम आप मुझे बताओगे। तो वर्साइल्स ये एक स्थान है जो कि पेरिस से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे लुई राजा जो थे फ्रांस के, वो रहा करते थे। यहाँ पे 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद वर्साइल्स की ट्रीटी होती है जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस अपनी मनमानी करते हैं। अमेरिका कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि अमेरिका को वहां पे कोई मतलब नहीं रहता है। वो सोचता है कि यूरोप की राजनीति इसमें हम क्यों पड़े, है ना, हमारा काम था, हमने शांति यहाँ पे स्थापित कर दी, बस अब यहाँ से टाटा बाय बाय। अमेरिका की हमेशा से आइसोलेशन की नीति रही। जब तक जापान ने उस पर हमला नहीं किया पर्ल हार्बर पे, तब तक वो सेकेंड विश्व युद्ध में भी नहीं कूदा था। हाँ, सपोर्ट कर रहा था, तो वो सपोर्ट तो करेगा ही, इंग्लैंड का भाई उसका मित्र देश था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब खत्म होती है तो सेवरिस की ट्रीटी में ये कैलिफेट की पदवी को खत्म कर देते हैं अंग्रेज। इसको लेके पूरे दुनिया के मुसलमानों में रोष स्थापित हो जाता है। तो भारत में कांग्रेस को लगता है, गांधी जी को लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक होकर के लड़ सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है और खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया जाता है। हालांकि 1920 में शुरू हुआ ये आंदोलन 1922 तक आते आते खत्म हो जाता है। इसका कारण रहता है कि टर्की की जनता स्वयं खलीफा के खिलाफ हो जाती है। टर्की की जनता कहती है नहीं, हमें खलीफा कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक आधुनिक राष्ट्रपति है मुस्तफा कमाल पाशा, जिसको हम मानते हैं, जो एक सैनिक रहा है, जिसने विश्व युद्ध प्रथम में हमें जितवाया है। और 1923 से लेकर 1938 में अपनी मृत्यु तक 15 साल तक मुस्तफा कमाल पाशा यहाँ पे राज करते हैं। ये यहाँ पे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स करते हैं, टर्की को मॉडर्नाइज करते हैं। टर्की और ईरान दो ऐसे देश हैं, ईरान 1979 तक का इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज था दोस्तों कि आपको भरोसा भी नहीं होगा। और टर्की तो आज भी मॉडर्नाइज्ड है, टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इसको सेक्युलर बताता है। देखिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया, इन्होंने इस्लाम धर्म से एकदम अलग, इन्होंने वेस्टर्न विचारों को फॉलो किया। ठीक है, जो औरतें पर्दा लगाती थी, ये सारी प्रथाएं थी, इसको पूरी तरीके से बंद कराया। धार्मिक जितने भी धर्म गुरु थे उनको कहा कि स्टेट और रिलीजन एकदम सेपरेट रहेंगे। प्रोग्रेसिव विचारों के साथ ये बंदा आगे बढ़ा और वेस्टर्न नेशंस भी हैरान थे कि कैसे एक इस्लामिक देश इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता जा रहा है, इतने अच्छे प्रोग्राम्स के साथ आगे बढ़ रहा है। इनकी सरकार जब तक थी 15 साल तक, इन्होंने टर्कीफिकेशन किया, मतलब हम एक ही कल्चर को फॉलो करेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही तरह के रीति रिवाज अपनाएंगे और एक होमोजीनस और यूनिफाइड नेशन के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए किसी भी देश की जो ताकत होती है ना, वो विविधता में एकता में होती है। अब टर्की कैसा भी था, वहां पे कैसे भी विचारों के लोग रह रहे थे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा के पीछे सभी लोग एक क्रमबद्ध तरीके से खड़े थे, जिसका फायदा टर्की को मिला। नाटो का सदस्य ऐसे तो बना नहीं भाई, कुछ तो था ना, तभी तो नाटो ने उसको, अमेरिका ने उसको अपना सदस्य बनाया। लेकिन आज इन जनाब को आप देखिए, इन जनाब को आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, भारत के खिलाफ भी ये लगातार बयानबाजी करते हैं और पाकिस्तान के सच्चे मित्र हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलकर के एक अलग गुट बनाना चाहते हैं। मैंने आपको ये वीडियोस में अपने बताया है कि टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया एक अलग गुट बनाना चाहता है। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। रसब तैयब अर्दोगान, ठीक, 2003 से ये प्राइम मिनिस्टर थे 2014 तक। टर्की की सत्ता में ये बंदा 2003 से एक्टिव है, सत्ता इसी के इर्द गिर्द घूमती है। 2014 से ये राष्ट्रपति हो गया। ये 1994 में इस्तांबुल के मेयर के रूप में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और इनको 4 महीने की जेल भी हुई थी 1990s में, जब इन्होंने धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले भड़काऊ भाषण दिए थे। तो जो जहर रसब तैयब अर्दोगान के दिमाग में 1990 में था, वो 2020 में 30 साल बाद अपना असर दिखा रहा है। तो ये जहर क्या है, आइए इस पे नजर डालते हैं। नियो ऑटोमैनिज्म, तो ऑटोमन साम्राज्य मैंने आपको बताया, हिंदी में उस्मानी साम्राज्य कहते थे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हुआ। तो देखिए वर्ल्ड वॉर 1 होने तक टर्की में कैलिफेट बैठा करता था। तो इस्लामिक जो देश थे उनका मालिक कौन था, उनका नेता कौन था, टर्की था। अब दुनिया में 61 इस्लामिक देश हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 61, मतलब मोटा मोटी 60 हैं। OIC की आप सदस्यता देखोगे तो उसमें भी 50+ हैं। लेकिन आज OIC का नेता कौन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मैंने आपको बताया है।
तो इसका नेता कौन है आज के डेट में? आज के डेट में इसका नेता है सऊदी अरब और यूएई, क्योंकि ये अमीर देश है, इनके पास तेल है, इनके यहाँ लोग काम करते हैं मुसलमान देशों के, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देते हैं, लोन्स देते हैं, सस्ती दरों पे तेल देते हैं, डिफर्ड पेमेंट देते हैं, तो ये सब फायदे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सऊदी अरब टर्की के चंगुल से आज़ाद कैसे हुआ, इसको अगर जानना है तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया ये मूवी है, ज़रूर देखिएगा। हेनरी लॉरेंस करके एक ब्रिटिश अधिकारी है, वो सऊदी अरब का, उस समय ये जो अरब का पूरा क्षेत्र है ना, यमन और ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक होता था, रेगिस्तान का क्षेत्र था। यहाँ पे जो सबसे बड़ी ट्राइब थी ना, सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्राइब, उसका जो हेड था उसके बेटे हुसैन के साथ मिलकर के टर्किश पावर को ख़त्म करने में हेनरी लॉरेंस का बहुत बड़ा हाथ था। और उस समय अरब जो ताकतें थीं वो ब्रिटेन के साथ जुड़ गई थी, और ब्रिटेन को उसमें फ़ायदा क्या दिख रहा था? ब्रिटेन को फ़ायदा दिख रहा था, तब तक ऑयल की खोज हो चुकी थी, तो ब्रिटेन को फ़ायदा दिख रहा था कि भैया हम लंबे समय तक यहाँ से तेल अपनी ऊर्जा संस्थानों, इंडस्ट्रीज़ के लिए और अपनी वॉर में मदद के लिए हम हासिल करते रहेंगे। अब आज प्रेसिडेंट अर्दोगान क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट अर्दोगान अभी जब अपने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से वो मिले अपने नए प्रेसिडेंशियल पैलेस में, तो महमूद अब्बास से जब इन्होंने मिला, तो जब टर्किश अंपायर था ना, जब ऑटोमन साम्राज्य था, तो उस समय जब दो नेता या दो देश के राजा मिलते थे, तो जो गार्ड्स की ड्रेस होती थी ना, वो सेम ड्रेस उन्होंने आज अपने गार्ड्सों को पहनाई, ठीक है। वो पूरे के पूरे जो कॉस्ट्यूम थे वो सेम थे। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक ऑटोमन उस्मानी सुल्तान हूं और मैं उस चीज़ को साबित करके रहूंगा, उस चीज़ को दोबारा से लाके रहूंगा। अदनान तनरीवर्दी ये इनके राइट हैंड है, मतलब एक क्लोज एसोसिएट हैं, बेसिकली एक चमचा है। तो चमचा का काम क्या होता है? चमचा का काम होता है यस सर, एब्सोल्युटली सर, फाइन सर, ओके सर, हाँ सर, ना तो वो कभी बोल ही नहीं सकता। तो इनका कहना है कि जितने भी 61 देश हैं मुस्लिम देश, इनको एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिटी में क्यों ना बांध दिया जाए, जिसका नाम अश्रीका दिया गया, मतलब एशिया और अफ्रीका के जो मुस्लिम देश हैं। अर्दोगान को इन्होंने मेहदी की उपाधि दी। अब मेहदी क्या होता है? ये एक सेवियर होता है, एक बचाने वाला, जिसे आप एक मसीहा कह सकते हो। देखिए हमारे जो धर्म है ना, उसमें हर धर्म में ये एक धारणा है कि कभी ना कभी प्रलय आएगी, जल प्रलय आ जाएगी, बवंडर आ जाएगा, आसमान फट जाएगा। तो वैसे ही सुन्नी धर्म का जो एपोकैलिप्टिक लिटरेचर है, मतलब ऐसी बातें जो मनगढ़ंत बेसिकली होती हैं, कल्पना वाली होती हैं, तो इसमें यह चीज़ कही गई है कि जो सेवियर होगा उसे हम मेहदी कहेंगे। तो अर्दोगान स्वयं को मेहदी कह रहे हैं कि आज इस्लाम खतरे में है, या मुसलमान धर्म खतरे में है, या मुस्लिम पावर्स या मुस्लिम जनता खतरे में है, और मैं फिर से आपको 800 साल पुराने इतिहास में ले जा करके ऑटोमन साम्राज्य की वापसी कराऊंगा। अब देखिए इसमें खतरा क्यों है। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी एक स्पीच दी, हेजिया सोफिया का जब कन्वर्जन किया गया दोबारा एक मॉस्क में, तो इन्होंने अपनी एक स्पीच दी, उसमें इन्होंने अपने आप को लेजेंडरी सुल्तान महमद से कंपेयर किया और कहा कि मैं तो इस्लामिक सभ्यता को दोबारा से जगाने आया हूं, सूरज को फिर से आसमान में लाने आया हूं। इनका खेल बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी ये बात जानते हैं। उनका ये कहना है कि पहली बात तो अर्दोगान क्या कर रहे हैं, ये डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं मुसलमानों में। अब एक गुट हो सकता है बन जाए जो ओआईसी के नेतृत्व में हो, जिसमें सऊदी अरब हो, ठीक है, जिसमें यूएई हो और बाकी सारे देश हो। एक गुट बन सकता है टर्की का, मलेशिया का, ठीक है, और पाकिस्तान का। तो क्या होगा, मुसलमान देश दो गुट में बट जाएंगे, तो आपस में नुकसान होगा। और आप सपोज करिए 0.1% कि अगर ये सारे मुस्लिम देश टर्की के साथ लामबंद हो जाते हैं और ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि ठीक है, हमें 800 साल पुराने इतिहास में जाना है, जब कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, जीवन बहुत कठिन था, कोई मोबाइल फोन नहीं थे, कोई भी मॉडर्न विचारधारा नहीं थी, ठीक है, महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं थे, बुर्के में 24 घंटे रहना पड़ता था। तो अगर ये सारी चीजें ये लोग चाहेंगे, तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो तो बहुत ज्यादा डर जाएंगे ना। तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में गैप आ जाएगा, वो एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। क्योंकि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, बुद्धिस्ट हों, सिख हों, ठीक है, चाहे वो हिंदूज हों, सबको यही डर लगेगा कि भाई अगर 1 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन एक होकर के टर्की के पीछे बंध गई है और वो 800 साल पुराने इतिहास में जाना चाहती है, तो हमारा क्या होगा? क्या वो हमें भी ऐसा बनाएंगे? तो यकीनन इससे खतरा बढ़ेगा। देखिए, इतिहास में सिर्फ जिया जाता, जो लोग मतलब इतिहास में सोचते हैं कि हमें इतिहास में जीना है, तो वो लोग बहुत गलत करते हैं। पास्ट में कभी भी मत जिए।
आप अपने प्रेजेंट को संवारिए और फ्यूचर की चिंता कीजिए। हमेशा यही चीज कही गई है कि आप वर्तमान को ध्यान में रखो और फ्यूचर की चिंता करो। पास्ट से केवल सीखो। यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा, पास्ट से केवल सीखो कि हमने क्या गलतियां की हैं, हम क्या सही कर सकते थे, लेकिन कभी भी पास्ट में जीना छोड़ दो। आज अगर भारत सोचे कि हम अशोका के समय का साम्राज्य वापस ले आए तो क्या ला सकते हैं? अरे अशोका छोड़िए, आप औरंगजेब की बात कीजिए, 300 साल पुराना इतिहास है। आप औरंगजेब के समय जितना बड़ा भारत था ला सकते हो? या 1947 में जो हिस्सा हमसे कट के अलग हो गया, क्या आप उसको दोबारा ला सकते हो? नहीं ला सकते। आपके पास जितना है आप उसमें संतुष्ट रहिए। ठीक है, गांधी जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि हर इंसान की आवश्यकता के हिसाब से इस दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन उसकी लालच के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो आप आज अपने प्रेजेंट में जीवन व्यतीत करिए, फ्यूचर की चिंता करिए, सोचिए कि कैसे और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, आप विश्व गुरु बन सकते हो, लेकिन पास्ट को जीने की इच्छा खत्म कीजिए। तो यही जीवन की सच्चाई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। अगर आपको कमेंट में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पहली बात तो आपको क्वेश्चंस जो पूछे गए उनका जवाब देना है। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपका फेवरेट वर्ड हो, कोटेशन हो, फ्रेज हो, कुछ भी जो आपने आज के दिन रीड किया, पढ़ा या जो आपको याद है, या आपका कोई तकिया कलाम शब्द है जो आप बार बार यूज करते हो, आप उसे कमेंट थ्रेड में डालिए और बताइए कि ये आपका तकिया कलाम है। हम सब उसको देखना पसंद करेंगे। तो टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आपके लिए हैं, आप इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।